क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, ये हमारा सैंपल क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में हमें यहाँ पर देखो, इसमें ग्राफ पेपर दिया हुआ, ग्राफ रोज का क्वेश्चन दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर से ग्राफ दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, ये दो पैरेलल लाइन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है और अब यहाँ पे पूछा है इसमें कंडीशन क्या होती है। अब पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन a1x प्लस b1y और प्लस b1 इक्वल टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, आपने यहाँ पर ये चीज़ पढ़ी होगी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। और इसमें यहाँ पर जब लाइन पैरेलल होती है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, इनके जो कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट के रेशियो को देख करके हम बताते हैं, है ना, कंपैरिजन करते हैं। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है ना, ये दोनों अगर इक्वल है, ठीक है, और c1 अपॉन c2 की वैल्यू अगर हमारी नॉट इक्वल आ रही है, ठीक है, तो ये हमारा पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है। और यहाँ पर पैरेलल लाइन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका इसमें बी है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन है फर्स्ट, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल होता है और c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल होता है। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन का कंडीशन डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूले पर क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये तो हमारा आसान था क्वेश्चन। ठीक है, आपने कंडीशन जरूर पढ़ी होगी, आपको अगर पढ़ी है तो आपको तुरंत बता करके आगे बढ़ो। तो हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है और इसमें कह रहे हैं कि राइट द नेचर ऑफ रूट बताना है। यहाँ इक्वेशन दिया है 9x² माइनस 6x और माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने पढ़ा होगा, जिसकी डिग्री 2 होती है ना, हाईएस्ट पावर यहाँ पर जो होता है वही डिग्री भी होती है ना, तो हाईएस्ट पावर इसकी क्या है, 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका नेचर पूछा है। आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में नेचर ऑफ रूट पढ़ा होगा। नेचर ऑफ रूट यानी डिस्क्रिमिनेंट से पता चलता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac होती है। क्या होती है, b² माइनस 4ac, ये वैल्यू होती है यहाँ पर b। अब ये आप एक चीज और समझ लेना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू है। a क्या है, यहाँ 9 है, b क्या है -6 है और c क्या है -2। ठीक है, a b c की वैल्यू हमें मिल गई। अब यहाँ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, नेचर ऑफ रूट पता करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू d की वैल्यू निकालनी होती है। यहाँ पर d की वैल्यू हमारी क्या है, b² माइनस 4ac से पता चलता है। तो b² क्या है, -6 का स्क्वायर है ना, -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 9 है और c की वैल्यू -2। तो अब यहाँ क्या आ जाएगी वैल्यू, -6 का स्क्वायर क्या होता है 36 है ना, 36 हो गया ये, और ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8 और 8 9 ज़ा 72, तो यहाँ पर ये 72 हो गया। इनको आप ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 6 + 2 8 हो गया, 7 + 3 10 हो गया, 108 आ रहा है ना। 108 अगर ये आ रहा है, यानी कि आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा कि अगर यहाँ d की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो इसमें यहाँ पर कैसे रूट होते हैं, इसके यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होते हैं। कैसे होते हैं, 2 डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, है ना, 2 अलग अलग रूट होंगे, रियल रूट होंगे, है ना, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, है ना। ये ग्रेटर देन 0 अगर पॉजिटिव आती है तो यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होते हैं। एक चीज और समझ लीजिए, अगर यहाँ पर ये d की वैल्यू 0 आती तो यहाँ पर 2 इक्वल रियल रूट होते हैं। ठीक है, और अगर ये वैल्यू हमारी लेस देन 0 आती है, यानी माइनस में आती है, तो यहाँ पर नो रियल रूट होते हैं। ये चीज आपने नेचर ऑफ रूट में पढ़ा होगा। तो यहाँ हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये हमारा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट इसमें ऑप्शन में आपको मिल रहा है। बी ऑप्शन इसका नहीं, सी ऑप्शन है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट का। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा एपी से है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आप सीबीएसई
की साइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो पेपर, मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ केवल, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, है ना, दो एपी हैं, उनके कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है ना। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1, यानी कि पहला हमारा ए, फर्स्ट नंबर हमारा ए से डिनोट होता है, तो ए की वैल्यू हमें -1 दिया हुआ है, ठीक है। एंड दैट ऑफ अदर, और दूसरे एपी का यहाँ पर मान लेते हैं कैपिटल ए, उसको हम कैपिटल ए मान लेते हैं, तो ये हमें दिया हुआ है -8, ठीक है। और इनके जो डिफरेंस है वो सेम है, दोनों के डिफरेंस को हम d मान लेते हैं। तो आप कह रहे हैं दैट डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, इनके फोर्थ टर्म का डिफरेंस a4 कैसे लिखोगे, a + 3d होता है ना, इसकी वैल्यू हमारी a + 3d, फॉर्मूले से, फॉर्मूला क्या है, an = a + n - 1 × d होता है ना। तो यहाँ पर अगर n है तो ये n-1, इसी तरह से यहाँ 4 है तो यहाँ पे 1 कम हो जाएगा, a + 3d। तो a + 3d की वैल्यू हमारी इसमें a फोर्थ टर्म हुआ, और इस वाले का फोर्थ टर्म क्या होगा, हम a4 मान लेते हैं इसको, तो ये हमारा a, यानी कैपिटल में हमने लिया कैपिटल A + 3d, है ना। और इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या दिया हुआ है, अच्छा डिफरेंस पूछा गया है, तो ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस अगर यहाँ पूछा गया है तो हम यहाँ पर निकालते हैं डिफरेंस क्या होगा, इसमें आप वैल्यू रखो, यहाँ पर हो जाएगा ये, इसमें a4 - a4, दोनों का फोर्थ टर्म का डिफरेंस हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो a4 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, इसमें वैल्यू रखो, ये हो जाएगा a + 3d, ठीक है, और -a + 3d, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं जो हमारे a4, स्मॉल a4 और कैपिटल A4 की आई है। यहाँ पर हो गया a + 3d, है ना, ब्रैकेट यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो -a और ये -3d, आप देख सकते हैं यार, +3d और -3d क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, स्मॉल a माइनस कैपिटल है, यहाँ पर इनका डिफरेंस क्या होगा, ये वैल्यू तो हमें पता है, ये हो जाएगा -1 और -8, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -1 + 8 -1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, हमारा आंसर इसका क्या होगा, सी होगा, ठीक है। तो ये बहुत थोड़ा सा टेढ़ा कह सकते हैं, मतलब इतना भी आसान नहीं था, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में आपके हर तरीके के क्वेश्चन होते हैं, आसान भी होता है, थोड़ा सा वैसे भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं कि कौन से चैप्टर से है, ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, कहां से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, अब यहाँ पर 2 पॉइंट दिया है 2 और -3, एक पॉइंट तो हमारा हो गया 2 - 3, दूसरा पॉइंट यहाँ दिया है 5 और 6, ठीक है। अब ये मान लो एक, हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट सॉल्व ही कर रहे हैं, आपके पास पेपर ऑलरेडी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हमारा 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन हो गई, ये लाइन सेगमेंट हो गया। इसमें कह रहे हैं रेशियो क्या होगा, है ना, रेशियो क्या होगा, और ये जो लाइन है ये डिवाइडेड बाय x एक्सिस है, यानी x एक्सिस पर ये डिवाइड हो रहा है, x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, x एक्सिस हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, मान लो ये x एक्सिस है, तो ये हमारा इस पॉइंट पर डिवाइड हो रहा है, इनका रेशियो पूछा है। अब देखो जरा, x एक्सिस पर जो पॉइंट हमारा होता है वो कैसा होता है, वो हमारा x, 0 टाइप का होता है, जिसमें ऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो क्या होगा, ऑर्डिनेट इसमें 0 होगा, तो यहाँ पर एक्सिस को हमने x मान लिया है, ठीक है। अब इसमें आपका जो है रेशियो को हम यहाँ k और 1 मान लेते हैं, ठीक है, आपने एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन करा होगा, यहाँ पर एमसीक्यू के फॉर्म में दिया हुआ है, ये k और 1 रेशियो हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या यूज करते हो, फॉर्मूला क्या यूज करते हो, इसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज होता है, आपने पढ़ा होगा। तो सेक्शन फॉर्मूले में होता क्या है, सेक्शन फॉर्मूले में आपने पढ़ा होगा, अगर हम यहाँ इसको x1 मान ले, इसको y1 मान ले, इसको x2 और इसको y2 मान ले, है ना, ये हमारा m1 और ये m2 होता है। तो सेक्शन फॉर्मूले में आपने पढ़ा होगा कि इसका फॉर्मूला होता है m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, ठीक है, ये हमारा हो गया x, और दूसरा m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2, है ना, ये है, ये क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। अब यही फॉर्मूला हमें यहाँ यूज करना है ना। सेक्शन फॉर्मूले से वो पॉइंट निकलता है जहां पर ये लाइन हमारी इंटरसेक्ट होती है, वो पॉइंट हमारा सेक्शन फॉर्मूले से निकलता है। तो
पॉइंट हमारा x,0 पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो x,0 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी, m1 को हम यहाँ k मान लेते हैं, m2 को हम यहाँ 1 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये k इंटू 5 है ना, और प्लस m2 यानी कि ये 1 इंटू 2 अपॉन k प्लस 1, और m1 क्या है हमारा k है, k इंटू y2 क्या है 6 है, और m2 क्या है 1 है, और y1 क्या है यहाँ पर -3 है, ठीक है, अपॉन k प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ देखो इसमें क्या हो गया, ये 5k और प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, और दूसरा क्या हो गया ये 6k -3 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये हमारा x,0 के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। अब इसको आप क्या करोगे, ऑर्डिनेट, ये पहला वाला एक्सेसा होता है ना, और दूसरा नंबर हमारा ऑर्डिनेट होता है, ऑर्डिनेट से हम इसको कंपेयर करेंगे, तो यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा 6k -3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आप यहाँ जो 6k -3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल जाएगा, 6k -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, कि ये वैल्यू हमारी 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगी, और यहाँ से k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये हमारी 3/6 मिल जाएगी। इसको आप डिवाइड करोगे तो ये 1/2 आएगा, है ना, 3 2 जा 6 होता है, तो 1/2 जो ये वैल्यू आ रही है, यहाँ पे k की वैल्यू जो हमारी 1/2 आ रही है, यानी k और 1 का रेशियो क्या हो गया, ये 1/1/2 हो गया, यानी कि हमारा रेशियो पूछा गया था, रेशियो क्या है इसका 1 और 2 रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन यहाँ पर ए, ठीक है, 1:2 यहाँ पर ऑप्शन हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 भी देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन 6 तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से रोक करके समझ करके पढ़ सकते हो, नोट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 7th क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ये भी आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही है, ठीक है। इसमें देखो क्या कहा जा रहा है, 7th क्वेश्चन में कह रहे हैं xy is 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। xy is 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, is 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से कितना है, फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से 5 यूनिट पर इसका डिस्टेंस दिया हुआ। अब कह रहे हैं हाउ मेनी सच पॉइंट्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में इसमें कितने पॉइंट्स होंगे ये पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो ये पॉइंट हमारा जो है कह रहे हैं 5 यूनिट है, इसके 5 यूनिट डिस्टेंस पर है ये, 5 यूनिट ओरिजिन से 5 यूनिट डिस्टेंस पर ये x, y है, और थर्ड यहाँ पे कह रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में कितने पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी सच पॉइंट्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, कितने पॉइंट लाई कर सकते हैं, पॉइंट तो बहुत सारे लाई कर सकते हैं, कहीं भी आप पॉइंट बना सकते हो, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें इनफाइनाइटली मेनी ऑप्शन हो, क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी, बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे हो सकते हैं, है ना, इस तरह के बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर हो सकते हैं, तो ये इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा, इसमें कोई भी ऐसा कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट तो लग नहीं रहा, ठीक है, सीधी सी बात है। अब यहाँ देखो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ पर किसका है, ये है ट्रायंगल का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ट्रायंगल का है, ठीक है। इसमें आप देखो जरा, यहाँ पर एक डायग्राम हमें दिया हुआ है, कह रहे हैं ट्रायंगल ABC है एक, है ना, ट्रायंगल क्या है ABC, और ये ट्रायंगल हम यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये A, ये B और ये C है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और दी हुई है, DE is parallel to AB। DE क्या है, DE एक लाइन है जो कि AB के पैरेलल दिया हुआ है, AB के पैरेलल हम यहाँ पर D और E बना लेते हैं, ये हमारा D और E एक पैरेलल लाइन बना लिया हमने। यहाँ पर AB की वैल्यू A दी हुई है, ये AB की वैल्यू A है, DE की वैल्यू X है, ये X हो गई, और BE की वैल्यू B है, और इसमें हमें EC की वैल्यू C दी हुई है, स्मॉल c, है ना। यहाँ देखो ये कैपिटल C होता है, ये स्मॉल c होता है, ठीक है। अब यहाँ करें एक्सप्रेस x इन टर्म ऑफ ABC, x की वैल्यू हमें चाहिए ABC की तरफ में, है ना, वैल्यू ऑफ x
वैल्यू ऑफ एक्स इन ए बी सी के फॉर्म में आपको एक्स की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ए बी हमारा डी के पैरेलल है। तो जब ये पैरेलल है, आपने यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ा होगा, किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये अदर टू साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। दिस इज नोन एज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो उसी कंसेप्ट को यहाँ पर हम यूज करेंगे। और अब कंसेप्ट हमारा यहाँ पर क्या लगेगा, इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं। और पहली बात तो यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, कौन से ट्रायंगल है, ए बी सी और डी ई सी, दो ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलर कैसे होंगे, आप देख सकते हो पैरेलल लाइंस हैं यहाँ पर और यहाँ पर, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ये आपका इक्वल होगा और ये एंगल हमारा कॉमन है। तो ये दो ट्रायंगल में अगर एक क्राइटेरिया से हम देखें तो ये हमारा सिमिलर है। और सिमिलर अगर है, आप जानते हो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं DE अपॉन AB इज इक्वल टू क्या होगा, इस ट्रायंगल का साइड DE और इस ट्रायंगल की साइड AB है ना, इक्वल टू किसके बराबर होगी, EC अपॉन किसके बराबर, BC के बराबर होगी, है ना, EC अपॉन पूरे ये बड़े बड़े ट्रायंगल का BC का साइड। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, जो मालूम है, DE की वैल्यू हमारी x है ना, AB की वैल्यू क्या है, A है, EC की वैल्यू क्या है, C है, और BC कितना हो जाएगा, B प्लस C हो जाएगा। ठीक है, ये B प्लस C हो जाएगा। अब यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका A इंटू सी हो जाएगा, AC अपॉन B प्लस C। यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, AC अपॉन B प्लस C। आपके ऑप्शन यहाँ पर जरूर इसमें कहीं ना कहीं दिए होंगे, आप देखो चेक करो। यहाँ पर आपका ये हमारा B ऑप्शन में AC अपॉन B प्लस C दिया हुआ है और ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या है, B है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर ऐसे वीडियो और भी चाहिए आपको, तो बिल्कुल आप जो है थोड़ा सा लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और आपको कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में करना, मैं आपको आगे भी कंटिन्यू इसमें वीडियो बना करके दूंगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।